नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। व्याकरण की दुनिया में आज हम एक बार फिर व्याकरण के नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखेंगे। तो देखा आपने, तो पहले चित्र का क्या नाम है? हार, या आप इसे माला भी कह सकते हैं। हार शब्द में जब हमने आ लगाया तो वो क्या बन गया? आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन, और उसी हार शब्द में जब हमने प्र लगाया तो ये क्या बन गया? प्रहार। इस तरह से आपने देखा कि एक ही शब्द में तरह तरह के शब्दांशों का प्रयोग जब किया गया तो उस शब्द का अर्थ बदल गया। तो आज हम इसी से संबंधित विषय के पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अगला पाठ क्या है? उपसर्ग एवं प्रत्यय। इस वीडियो में आज हम केवल उपसर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। उपसर्ग के विषय में चलिए शुरुआत करते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है शब्दांश। कौन सा शब्दांश? जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो कि हमेशा शब्दों के प्रारंभ में, आगे या पहले जुड़ता है। एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे सबल, निर्बल। यहाँ पर दोनों ही शब्दों में कौन सा मूल शब्द है? बल। पहले वाले शब्द में स शब्दांश लगाया गया और दूसरे वाले में निर। तो दोनों ही शब्दांश का अर्थ लगाने से शब्द का अर्थ बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और उपसर्ग की विशेषताओं के विषय में जानते हैं। पहला विशेषता है उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, अर्थात हमेशा आगे जुड़ते हैं। दूसरा है इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अर्थात इनको हम केवल अकेले नहीं प्रयोग कर सकते, इन्हें प्रयोग करने के लिए हमें किसी न किसी सार्थक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा है इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, अर्थात उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ते हैं उनका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे उदाहरणों के द्वारा और चित्रों के द्वारा समझाया। अब आगे बढ़ेंगे और उपसर्ग के प्रकार के विषय में जानेंगे। हिंदी भाषा में कई प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के अव्यय, तीसरा हिंदी के उपसर्ग, चौथा उर्दू के उपसर्ग और पांचवा अंग्रेजी के उपसर्ग। यानी अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्दांशों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत के उपसर्ग से। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ ही उपसर्गों के विषय में बता रही हूँ, बाकी आपकी पुस्तक में दिया गया है, आप उसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो जैसे शुरुआत करते हैं। पहला उपसर्ग है संस्कृत का अ, जिसका अर्थ होता है नहीं और अभाव। इनसे हम शब्द बनाएंगे अखंड, अज्ञान, अबोध। दूसरा देखेंगे अति, जिसका अर्थ होता है अधिक। इनसे हम शब्द बनाएंगे अत्यंत, अति सुंदर, अतिरिक्त। तीसरा है उप, जिसका अर्थ होता है छोटा, समीप। इनसे शब्द हैं उपदेश, उपकार, उपवन। नेक्स्ट देखेंगे प्रति और विरुद्ध। इनसे बने हुए शब्द हैं प्रतिष्ठान, प्रतिभागी, प्रतिकूल। आखिरी में है स्व, जिसका अर्थ होता है अपना या निजी। इनसे बने हैं शब्द स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र। बच्चों, इसी तरह आपको और भी संस्कृत के उपसर्ग आपके पुस्तक में दिए गए हैं, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं और संस्कृत के अव्यय को जानते हैं कि किस तरह उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं और उनसे बने हुए शब्द दिए गए हैं। तो पहला उपसर्ग देखेंगे संस्कृत के अव्यय का अंतर, जिसका अर्थ होता है अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय। दूसरा है पुरा, जिसका अर्थ होता है प्राचीन। इनसे बने शब्द हैं पुरातन, पुराकाल, पुरातत्व। तीसरा है कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, कुपुत्र, कुमार्ग, कुसमय। चौथा है चीर,
जिसका अर्थ होता है बहुत। चिर परिचित, चिरकाल, चिरायु। नेक्स्ट है सह, जिसका अर्थ होता है साथ। सहयोग, सहोदर, सहपाठी। आखिरी में है सत, जिसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे सज्जन, सत्कल्प, सत्संग। बच्चों इनके और भी अव्यय हैं जो कि आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और हिंदी के उपसर्ग के विषय में जानते हैं कि हिंदी के ऐसे कौन से शब्दांश हैं या कौन से उपसर्ग हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर कुछ दिए गए हैं और बाकी आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। पहला है अध, जिसका अर्थ होता है आधा। इनसे बने शब्द हैं अधपका, अधमरा, अधखिला। दूसरा है अन, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध यानी नहीं, जैसे अनपढ़, अनमोल, अनजान। नेक्स्ट है उन, जिसका अर्थ होता है एक कम, जैसे 19, 29, 39। इस तरह के हिंदी के अंक। अगला है नि, जिसका अर्थ फिर होता है निषेध या रहित। रहित यानी उसके बिना, जैसे निडर, निकम्मा, निहत्था। नेक्स्ट है भर, अर्थात पूरा। भरमार, भरपूर, भरपेट। इसी तरह और भी उपसर्ग आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। अगला है उर्दू के उपसर्ग, जो कि उर्दू भाषा से लिए गए हैं। एक बार फिर यहाँ पर मैं कुछ ही बता रही हूँ आपको। जैसे आप शुरुआत करते हैं, पहला है खुश, जिसका अर्थ है अच्छा। खुशखबरी, खुशनसीब, खुशबू। दूसरा है बद, जिसका अर्थ है बुरा। बदनाम, बदसूरत, बदबू। तीसरा है ना, जिसका अर्थ है नहीं या किसी चीज़ का अभाव, जैसे नापसंद, नाउम्मीद, नादान। अगला है हम, साथ, समान। इनसे बने शब्द हैं हम उम्र, हम सफ़र, हम जोली। आखिरी में है ब, जिसका अर्थ है अनुसार या के साथ, जैसे बखूबी, बतौर, बदौलत। इसी तरह और भी उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। अगला जानेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, जो कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए फिर से, जैसे पहला देखेंगे उपसर्ग है सब, जिसका अर्थ है नीचे या अधीन, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब जज। नेक्स्ट देखेंगे हाफ, जिसका अर्थ है आधा। हाफ शर्ट, हाफ पैंट। नेक्स्ट है वाइस, सहायक, जिसका अर्थ है सहायक। उदाहरण देखेंगे वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। नेक्स्ट है चीफ, जिसका अर्थ होता है मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट है हेड, जिसका अर्थ होता है प्रधान। हेडमास्टर, हेड क्लर्क। इसी तरह से और भी उपसर्ग हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको उपसर्ग के विषय में यह जानकारी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यदि आपको उपसर्ग से संबंधित ये बातें अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, साथ ही साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों।